give an energetic and warm welcome to the one and only Mr. Raj. आज का ये जो दिन है आप सभी लोगों की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिनों में से एक होने वाला है। हम सबके अंदर एक बच्चा होता है जो कभी ना कभी लाइफ में एक ना एक बार एटलीस्ट कोई ऐसा सपना देखता है जिसको वो अपने पूरे दिल से पाना चाहता है। और यही हो रहा है, सब लोग अपनी इच्छा से कहीं नहीं जा रहे, इसलिए मजबूरी में कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो उसको पता चलता है कि उसका पूरा सपना ख़त्म, पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया। क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपटीशन में कैरेली से पहले लगातार 2 गोल्ड मेडल्स कोई नहीं जीत पाया। जब आइकॉनिक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप का आइडिया आया था, जब इतनी बुरी तरीके से टूटता है ना कोई इंसान, तो ये चीज़ें उसको वापस समेट नहीं पाती। लेकिन उस टाइम पर सिर्फ एक चीज़ ने मुझे पीछे हटने से रोक लिया। वो मोमेंट जिस दिन आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा, और वो ज़रूर आएगा, अब आप ज़िंदगी को जियोगे, काटोगे नहीं। सक्सेस सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कैसे शान से ज़िंदगी जीनी है, सक्सेस इस बारे में भी है कि कैसे हम शान से मरें। Greetings, respected faculties and students on premise. I, Harsh Jain, And I, Nalin Kaushik. our host for today's session. And with a warm and hearty gratitude, we welcome you all to this event. We are highly privileged to have Professor Sushil Kumar Sir, HOD IT, and all the respected faculty members present here. We all want to achieve a substantial amount of success in our life. We give our best and we try hard, but still very few of us are able to attain the desired heights. We somehow, somewhere lack something crucial to understand the parameters of success. Fortunately, today we have such a great personality with us who have experienced many ups and downs in his journey towards success, and now he is guiding you toward their ambitions to achieve their goal with his experience and ideas he acquired from his journey. The founder and CEO of Iconic Institute of Leadership, Mr. Raj Raizada. Mr. Raj Raizada, a young visionary, entrepreneur, and an author of emerging book, The Fundamentals of Personality, leading the top fronts on the popular e-commerce website, has been a networker and a performance coach in the School of Leadership and Ignite Genix and IIT Delhi venture. His company, IIL, with the purpose of motivating the country's youth to live a better life, is working towards revolutionizing the Indian education system by adding up meaningful additions to it. With these words, we invite Mr. Raj onto the stage to inspire us with his valuable words. So everyone, please give an energetic and warm welcome to the one and only Mr. Raj. किसी को कोई आइडिया है यहाँ क्या होने वाला है? देखो, आज सबसे पहले तो मैं यार आप लोगों से एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि आज का ये जो दिन है आप सभी लोगों की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिनों में से एक होने वाला है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर से। बट उससे पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं? बहुत मतलब बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ओके, देखो यार, सक्सेस को तो ठीक है, सक्सेस को छोड़ भी दो। हम सबके अंदर एक बच्चा होता है जो कभी ना कभी लाइफ में एक ना एक बार एटलीस्ट कोई ऐसा सपना देखता है जिसको वो अपने पूरे दिल से पाना चाहता है। पर रियलिटी ये है कि बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल में अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं, और ज़्यादातर लोगों के सपने सच नहीं हो पाते लाइफ लॉन्ग, ये रियलिटी है। तो क्या फ़र्क है ऐसे लोगों में जो लोग अपने सपनों को रियलिटी में बदल लेते हैं और उन लोगों में जो नहीं बदल पाते? तो क्या आप लोगों के पास इसका कोई जवाब है? किसी के पास? नहीं? ओके, तो आज हम सब लोग मिल करके इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसी सवाल की डेप्थ में हम लोग जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कहीं किसी किताब में से कुछ पढ़ लिया या फिर कहीं से कुछ सिर्फ सुन लिया है और वो आकर के मैं यहाँ आप लोगों के सामने नरेट करने वाला हूँ पोडियम के ऊपर। ऐसा नहीं है। मैं आज आप लोगों से जो बात करने वाला हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर है।
पिछले 5 साल पहले आज से मैंने भी एक ऐसा सपना देखा था और आज मैं अपने उस सपने को जी रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं कह सकते, बट हाँ, आई एम लिविंग इट। तो मुझे एग्जैक्टली वो फ़र्क पता है कि क्या डिफरेंस होता है। आज हम लोग उसी डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। बट उससे पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे उसके लिए एक वॉलंटियर चाहिए स्टेज पर। कौन आना चाहेगा? एक चैलेंज है जो मैं देना चाहता हूँ। कोई वॉलंटियर, कोई भी। अभिजीत आ जाओ भाई। देखो यार, ये बॉक्स है एक, ये लो, और ये 2 बॉल्स हैं। अब तुमको क्या करना है, इस बॉल्स को इस बॉक्स में फिट करना है बिना ढक्कन खोले। ये चैलेंज है, नहीं तो क्या चैलेंज होता। ऐसे तो कोई भी कर सकता है। It is not physically possible. क्या बात कर रहे हो? बिना ढक्कन खोले पॉसिबल नहीं है? ढक्कन खोल के पॉसिबल है, खोल के डालो। ओके, प्लीज हैव योर सीट। थैंक यू। देखो, अब मैं समझाता हूँ आप लोगों को अभी यहाँ क्या हुआ है। अब आप लोग कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, 8-10 साल के। तो अभी तक मूवीज़ देख देख करके, लोगों की बातें सुन सुन करके, सोसाइटी की बातें सुन सुन करके, गाने सुन सुन करके, यूट्यूब देख देख करके क्या होता है, हमारे दिमाग पर भी एक ढक्कन आ जाता है इस तरीके का। और जब तक वो ढक्कन रहेगा तब तक मेरी एक भी बात आपके दिमाग में नहीं घुसने वाली। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए, सिर्फ अगले 1 घंटे के लिए, आप अपने दिमाग पर लगे उस बिलीव्स के ढक्कन को हटा दें और मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ उन बातों को अपने दिमाग के अंदर जाने दें एक बार के लिए। उसके बाद में आप लोग उन बातों को आराम से बैठ करके एनालाइज कर सकते हैं। फिर अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी कोई बात अच्छी नहीं थी या फिर वो आपके बहुत ज़्यादा काम की नहीं थी, तो उसको आप लोग यहीं पर छोड़ करके जा सकते हैं। और अगर आपको लगे कि कोई मेरी बात बहुत अच्छी थी या फिर आपके काम की है, तो उसको आप लोग अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें? ठीक है, चलो। सपोज करो सुबह सुबह आप लोग रेडी हुए, ब्रेकफास्ट किया, घर से बाहर निकले, रिक्शा पकड़ा, रिक्शा में बैठे और आप उससे कहते हो, भाई फटाफट ले चल, बहुत लेट हो गया। बस अब वो आपकी तरफ देखेगा कि भाई क्या नाश्ता करके आए हो आज, डाउट हो रहा है मुझे तुमको। भाई बताओ तो जाना कहाँ है, कहाँ जाना है? जब मैं LNCT आया था, मेरी एक आदत थी कॉमन, मैं हर किसी से पूछता था कि भाई तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या बनना चाहते हो? तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, दे डोंट हैव एनी क्लू। कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या करना है। टाइगर वुड्स का नाम आप लोगों ने सुना है? टाइगर वुड्स वर्ल्ड के बेस्ट गोल्फ प्लेयर्स में से एक रहे हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब भी मेरे को बॉल को शॉट मारना होता है तो सबसे पहले मैं अपनी बॉल को देखता हूँ, फिर बॉल को देखता हूँ, फिर बॉल को देखता हूँ, फिर गोल को देखता हूँ, और तब तक शॉट नहीं मारता जब तक कि मेरे माइंड में एक बिल्कुल क्लियर इमेज ना बन जाए कि वो बॉल गोल के अंदर जा रही है। पर हमारे लेजेंड्स के पास में गोल ही नहीं है। बॉल है, क्लब है, गोल नहीं है। तो अब क्या होगा? वो शॉट तो मारेंगे, लेकिन बॉल कहाँ जाएगी ये कोई बता सकता है क्या? यही चीज़ हो रही है। अब यहाँ पर गोल्फ की बात नहीं चल रही थी, इसको रिलेट करना रियल लाइफ से। आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, कुछ तो करोगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल मजबूरी बन जाएगी। और यही हो रहा है, सब लोग अपनी इच्छा से कहीं नहीं जा रहे, इसलिए मजबूरी में कहीं ना कहीं जा रहे हैं और सेटल हो जा रहे हैं और फिर पूरी लाइफ अपनी काट रहे हैं। इसी तरीके से अपनी लाइफ निकाल देते हैं। तो ये समझ आ गया है अब तक कि हमको सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है अपना गोल डिफाइन करना, अपने पर्पस को समझना। अब वो कैसे होगा? देखो, मेरी एक बात से आई थिंक यहाँ पर सब लोग एग्री करेंगे कि कॉलेज में हम लोगों के पास में बहुत सारा खाली वक्त होता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? नहीं करते? कहाँ बिजी हो भाई आप लोग, बताओ ज़रा। क्लास में बिजी हो?
ओके, अटेंडेंस के बाद जो शाम को आपको टाइम मिलता है, मॉर्निंग में टाइम मिलता है, यार कोई एक बोलो और माइक लेके बोलो, भाई माइक दो, एक बोलो, हाथ उठाओ, कौन बोलना चाह रहा है? हाँ उसको बोलो। सर एक्चुअली अपन जैसे कि अब बहुत सी चीज़ों में बिजी है, जैसे कोडिंग करना रहता है, उसके बाद अपन को कोई सा और अपन की एक्टिविटी लाइक कोई सा शौक पूरा करना है, तो कोई जिम जा रहा है, कोई स्विमिंग सीखना है किसी को, तो उन सब में भी बिजी है। उसके अलावा अभी अक्टूबर आ गया था, अक्टूबर फेस्ट चल रहा है, तो उसमें भी बिजी रहते हैं। उसके अलावा ये कि मतलब बस सोने का और रेस्ट करने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों की अटेंडेंस का इंतज़ाम हो जाए तब तो मानते हो कि टाइम मिलेगा? मानते हो? हाँ। तो ठीक है, LNCT में अगर आपके पास में कोई ढंग का पर्पस है तो आपकी अटेंडेंस का इंतज़ाम हो जाएगा। तो उस टाइम में अब आपको करना क्या है? उस टाइम में आप लोग कर सकते हो चीज़ों को एक्सप्लोर। आप लोगों ने इंक्यूबेशन सेंटर का नाम सुना होगा, ठीक है, बट स्टार्टिंग में नहीं जा पाओगे, शुरुआत में ही नहीं जा पाओगे। पहले एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, भले ही दिन का 1 घंटा निकालो, ज़्यादा टाइम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि दिन के 4-4 घंटे निकालो, 1 घंटा निकालो और चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। कैसे करोगे? देखो यूट्यूब पे देख सकते हो, अखबार में पढ़ सकते हो, देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं। आज की डेट में तो इतने रास्ते हैं सक्सेसफुल होने के जितने कि पूरी मैनकाइंड हिस्ट्री में कभी नहीं थे। इतने रास्ते हैं आज की डेट में सक्सेसफुल होने के, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि हमको उनके बारे में पता ही नहीं है। हमको सिर्फ उन रास्तों के बारे में पता है जिनके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं। बाकी के मतलब कि सिर्फ 3-4 रास्तों के बारे में हम जानते हैं, बाकी के जो सैकड़ों रास्ते हैं उनके बारे में हमको कोई आइडिया ही नहीं है। तो उसको धीरे धीरे देखना स्टार्ट करो कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। और ये इस काम में टाइम लगेगा, ये मत सोचना कि आज मैंने स्टार्ट किया और 1 हफ्ते के बाद में मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर होगा कि मुझे क्या करना है। टाइम लगेगा, कम से कम 6 महीने दो अपने आप को, अलग अलग चीज़ें करके देखो। आपको मैं बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में इतनी चीज़ें ट्राई करी हैं कि अगर अभी मैं यहाँ पर बोलने जाऊँ तो कम से कम 20-30 मिनट तक मैं बोल सकता हूँ और एक भी चीज़ रिपीट नहीं होगी, और आधी से ज़्यादा चीज़ों में मैंने फेल हुआ हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी हेल्प की है आज मेरे पास जो सक्सेस है वहाँ तक मुझे पहुँचने में। इसलिए सबसे पहले एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। और फिर पर्पस कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो सिंपल से तीन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। मान लेते हैं कि आपने 6 महीने लगाए और 10 चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को ट्राई किया, ठीक है। अब उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर आपका इंटरेस्ट नंबर 1, नंबर 2 आपकी नेचुरल स्किल्स, नंबर 3 मार्केट नीड, ये तीनों इंटरसेक्ट कर रही होंगी। कुछ फील्ड्स ऐसी होंगी, यही फील्ड्स में से कोई एक आप अपना पर्पस चूज कर सकते हो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप काम करते करते कभी थकोगे नहीं, इसमें आपका इंटरेस्ट है। यहाँ पर आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी क्योंकि इसमें आपकी नेचुरल स्किल्स हैं, प्लस ये काम मार्केट में भी एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि इसकी ज़रूरत है। इस तरीके से आप अपने पर्पस को आइडेंटिफाई कर सकते हो और यही होगा आपकी सक्सेस का पहला माइलस्टोन, आपकी सक्सेस जर्नी का पहला माइलस्टोन। जिस दिन आपको पता चल जाए कि आपका पर्पस क्या है, आप समझ जाना आप दुनिया के उन आधे से ज़्यादा लोगों से आगे निकल चुके हो जिनको अभी यही नहीं पता कि वो करना क्या चाहते हैं। अब मान लो आपने डायरेक्शन डिसाइड कर ली, ठीक है। फिजिकल टर्म्स में समझते हैं थोड़ा सा इसको, फिजिकल ट्रैवलिंग के टर्म्स में, कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे माउंटेनियरिंग करनी है या फिर मुझे डेजर्ट हाइकिंग करनी है। तो अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले एक ट्रैवलिंग गियर की। ट्रैवलिंग गियर समझते हो? मान लो आपको माउंटेनियरिंग करनी है तो आपको चाहिए ग्लव्स, हेलमेट, ट्रैकिंग पोल्स, ठीक है, और स्लीपिंग बैग्स, जो उनका होता है सेट पूरा। अगर आपको डेजर्ट हाइकिंग करनी है तो आपको चाहिए वाटर प्यूरिफिकेशन पिल्स, आपको चाहिए एज नाइफ, ये टूल्स हैं जो डेजर्ट में काम आते हैं। तो इन शॉर्ट आपको डायरेक्शन डिसाइड करने के बाद, पर्पस डिसाइड करने के बाद चाहिए होगा एक ट्रैवलिंग गियर। कोई बता सकता है कि हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में वो ट्रैवलिंग गियर क्या हो सकता है? एनीवन? गैस करो, तुक्के मारो।
कोई ज़रूरी नहीं है कि सही बता दो, बट बोलो तो सही कुछ। हाँ बोलो। स्किल्स। प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पहला ही जवाब सही दिया भाई ने। नॉलेज, इसको दूसरे लैंग्वेज में बोले तो नॉलेज। डायरेक्शन और पर्पस समझने के बाद अब आपको चाहिए नॉलेज, उस पर्पस से रिलेटेड हर एस्पेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज। और यही नॉलेज वो ट्रैवलिंग गियर होगा आपकी इस पूरी जर्नी के दौरान, जो उस जर्नी में आने वाली प्रॉब्लम्स से लड़ने में आपकी हेल्प करेगा। अब सवाल उठता है कि वो नॉलेज आप कैसे गेन कर सकते हो। तो उसके बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका ऑब्जर्वेशन, मतलब कि, और ऑब्जर्व आपने किसको करना है, किसी को भी नहीं करना है। कि फॉर एग्जांपल आपको स्विमिंग सीखनी है, किसको ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने बगल वाले को, उसको खुद को नहीं आती, वो आपको कैसे सिखाएगा। ऑब्जर्व करना है आपको अपने एक्सपर्ट्स को, उस फील्ड के जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हो, ठीक है। और ऑब्जर्व कैसे करोगे, क्या क्या रास्ते हैं यार, बहुत सारे रास्ते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस करना है, ठीक है, तो देखो वर्ल्ड में कौन टॉप 10 बिजनेसमैन हैं, उनकी किताबें पढ़ सकते हो, उनकी लिखी, उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ सकते हो, ठीक है, उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ सकते हो, उन्हें कोई यूट्यूब चैनल बनाया है जिसे वो बताते हैं तो आप उसको देख सकते हो, इंटरनेट पे ब्लॉग्स लिखते हैं अगर वो, तो आप उन ब्लॉग्स को पढ़ सकते हो, न्यूज़ में जाकर के इंटरव्यू देते हैं तो आप उन इंटरव्यूज़ को देख सकते हो। और भी बहुत रास्ते हैं ऑब्जर्व करने के। तो जो भी फील्ड आपने चूज़ की है उसके एक्सपर्ट्स को आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करने के बाद में सेकंड स्टेप है आपका अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि जो ऑब्जर्व किया है उसको ध्यान से समझना भी पड़ेगा। देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ और आप सब लोग मुझे सुन रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप में से किसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है इस वक्त। हो सकता है कोई अपने क्लासेस में कहीं खोया हो, कोई ये सोच रहा हो कि भाई आज असाइनमेंट सबमिट करना है लास्ट लेक्चर में, काश ये सेमिनार लास्ट लेक्चर में रख देते तो आज सबमिट ना करना पड़ता। तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है दिमाग में। तो आप जहाँ पर भी ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसको भी ऑब्जर्व कर रहे हो, फोकस के साथ ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को ध्यान से समझ पाओगे। फोकस की वो कहानी हर किसी ने सुनी है, गुरु द्रोणाचार्य अपने 5 पांडवों को लेकर के नदी किनारे जाते हैं, वहाँ पर नदी के पार वो एक बर्ड रखी होती है लकड़ी की, वो कहते हैं कि देखो सब लोगों को उस पक्षी की आँख पे निशाना लगाना है। सबसे पहले आते हैं युधिष्ठिर, वो आकर के ऐसे खड़े हो जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है, तो वो अपनी पूरी लिस्ट सुना देते हैं, पत्ते, पेड़, नदी, झरना, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सब जितना भी कुछ दिख रहा था सब बता दिया। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, आ जाओ साइड में खड़े हो जाओ वापस। फिर भीम आते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं। गुरुजी उनसे ही पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। उन्होंने भी अपनी पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट सुना दी, पत्ते, पक्षी, नदी, पहाड़, झरने, सब। ये ठीक है आ जाओ। फिर फाइनली अर्जुन आते हैं। अब बाकी सब लोगों में और अर्जुन में ये एक फ़र्क था कि अर्जुन की बॉडी बिल्कुल स्टिल थी जब वो खड़े थे। उनसे भी गुरुजी सवाल पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है, और सिर्फ 3 वर्ड्स में उनको जवाब मिलता है, पक्षी की आंख। तो गुरुजी उनको थोड़ा सा भटकाने के लिए फिर से पूछते हैं कि अच्छा और क्या दिख रहा है, लेकिन फिर उनको वही सेम जवाब मिलता है, पक्षी की आंख। तो गुरुजी बोलते हैं आप चलाओ बाण। अर्जुन बाण चलाते हैं और सीधा जाकर के पक्षी की आंख पे लगता है। ऐसा क्यों हुआ? फोकस। अब देखो फोकस की बात तो सब करते हैं, लेकिन फोकस करना कैसे है इस बारे में भी सीखना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने फोकस करना कब और कैसे सीखा था। बात है करीब करीब जब मैं 6th क्लास में था, अराउंड मेरी एज रही होगी 12 या 14 साल कुछ, ठीक है। तो मैंने गिटार बजाना स्टार्ट किया था। 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक बहुत गिटार बजाया। शोज़ करते थे हम लोग, कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, अलग अलग कॉलेजेस में जाते थे। और जब मैंने स्टार्ट किया था क्लास 6 7th में, मैं बिल्कुल पागलों की तरह गिटार बजाता था, पागलों की तरह प्रैक्टिस करता था, सुबह से रात तक कर रहे हैं। उंगलियों की बुरी हालत हुई पड़ी है, छिल गई हैं उंगलियाँ, फिर भी करे जा रहे हैं। वहाँ से मम्मी चिल्ला रही हैं
कि गिटार रख दे वरना उसी गिटार से सर फोड़ दूंगी तुम्हारा, लेकिन नहीं, लगे हुए हैं क्योंकि मन कर रहा है, अच्छा लगता है। तो हुआ क्या, उससे एक चीज़ पर घंटों घंटों तक टिके रहने की आदत पड़ गई। मतलब कि फोकस करना नहीं पड़ा, फोकस अपने आप हो गया। इसीलिए जो आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ना, कहते हैं इनमें पार्ट लेना चाहिए। उससे होता क्या है, अगर आपका किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट आ जाता है, आप उसको बहुत लंबे लंबे समय तक दिन में प्रैक्टिस करते रहोगे, अपने आप करते रहोगे बिना किसी के बोले, और उससे आपकी जो फोकस कॉन्सेंट्रेशन पावर्स हैं वो इम्प्रूव होंगी। तो अब समझ आ गया कि फोकस कैसे करना है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग। अब तीसरा स्टेप है आपका एप्लीकेशन। मतलब कि समझ आ गया कि एक्सपर्ट्स को ऑब्जर्व करना है, उनकी बात को समझना है। तो सिर्फ इतने से काम नहीं होगा, उस चीज़ को जो समझा है अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना पड़ेगा। क्योंकि जो सक्सेसफुल लोगों के सेमिनार्स होते हैं, स्टेडियम में लाखों लोग अटेंड करते हैं, लाखों लोग, तो फिर इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? वजह यही है, इसी लूप में कहीं फंसते हैं। या तो ढंग से ऑब्जर्व ही नहीं किया, पूरा टाइम अपना इंस्टाग्राम चला रहे थे, या फिर समझा नहीं जो कहा जा रहा है उसको, या फिर समझ भी लिया तो अप्लाई नहीं किया ढंग से। तो अब आपने उस चीज़ को अपनी अप्लाई करना है। तो अब समझ आ गया, ऑब्जर्व किया, समझा, अप्लाई किया, तो क्या आपकी नॉलेज रैपिडली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी? अब क्या लगता है, क्या कुछ कमी रह रही है या फिर हो गया है? बताओ, एनीवन? कोई कमी किसी को लगती है तो अभी इस प्रोसेस में? नहीं, किसी को नहीं लग रही? ओके। एक कमी अभी भी रह गई है, एक्सपीरियंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, समझा, अप्लाई किया, अब आपको मिलेगा कुछ एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अगर वो एक्सपीरियंस अच्छा है तो पार्टी करो, अगर अच्छा नहीं है तो फिर अगेन उस एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करो, देखो कि आपने गलती कहाँ कर दी, समझो कि गलती कहाँ कर दी, उसके बाद में उस चीज़ को फिर से अप्लाई करो, फिर से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अगेन अगर एक्सपीरियंस अच्छा है तो क्या करना है? पार्टी करो। अगर एक्सपीरियंस बुरा है तो अगेन ऑब्जर्व करो, देखो क्या गलती हुई, समझो, फिर से अप्लाई करो, और इस लूप में तब तक चलो जब तक कि एक्सपीरियंस अच्छा ना आ जाए। इस लूप को बोलते हैं लूप ऑफ लर्निंग। इस दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सभी ने कभी ना कभी जाने या अनजाने में इस लूप को फॉलो किया है। जैसे ही आप इस लूप को समझ करके ध्यान से अपनी लाइफ में, अपनी आदत में ले आओगे, आपकी नॉलेज रैपिडली एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज़ को अचीव कर लोगे, और यही होगा आपकी सक्सेस की जर्नी में आपका दूसरा माइलस्टोन, यानी कि दूसरे मील का पत्थर, जब आप अपनी फील्ड के मास्टर बन जाओगे। जब आपकी फील्ड की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स जो लोगों को बहुत बड़ी लगती हैं आपको बच्चों का खेल लगने लगे, तो समझ जाना कि आप अपने दूसरे माइलस्टोन को भी क्रॉस कर चुके हो। अब आपके पास में डायरेक्शन है, आपके पास में एक्सपर्टीज़ है अपने फील्ड की, तो अब आपको सक्सेसफुल होने से कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है? बताओ। एक कमी अभी भी रह जाएगी, और वो बताने के लिए मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। यहाँ पर किसी ने कैरली का नाम सुना है? कैरली का नाम, कौन थे कैरली? देखो, कैरली थे हंगेरियन आर्मी में एक सोल्जर। ये कहानी है 1938 की। 1938 में कैरली, उनका बचपन से सिर्फ एक ही सपना था, एक ही विजन था कि मुझे अपने इस हाथ को इस दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और उन्होंने सालों से मेहनत की थी और वो कामयाब भी हो गए, बना लिया उन्होंने शूटिंग हैंड, बेस्ट शूटिंग हैंड, क्योंकि उस कंट्री की जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी उन सभी को वो जीत चुके थे। अब 1938 में एक आर्मी के ट्रेनिंग कैंप के दौरान उनके उसी हाथ में
जिससे उन्होंने गोल्ड मेडल जीतना था, एक ग्रेनेड फट जाता है और वो हाथ चला जाता है। कैरेली की जब हॉस्पिटल में आँख खुलती है तो उसको पता चलता है कि उसका पूरा सपना ख़त्म। बचपन से जिस चीज़ के लिए उसने मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी, इतने सेक्रीफाइसेस दिए थे, वो सपना 1 मिनट में ख़त्म। क्या नहीं था कैरली के पास? क्या डायरेक्शन नहीं थी? पर्पस नहीं था? था। नॉलेज नहीं थी? नहीं, नॉलेज भी थी। फिर 1 महीने तक कैरली का इलाज चला इस हाथ के लिए, और सही 1 महीने बाद निकल करके अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी इस हाथ के लिए। कैरेली ने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जो उसके पास नहीं था, उस चीज़ पर ध्यान दिया जो उसके पास में था। 1939 में नेशनल चैम्पियनशिप्स हो रही थी हंगरी में। कैरेली वहाँ पर गए और जितने भी लोग वहाँ पर थे सब लोग ऑलमोस्ट शॉक्ड। उन्होंने बोला कि देखो, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इनके साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया और ये यहाँ पर आए हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें चीयर्स करने के लिए। तो कैरली बोलते हैं, मैं यहाँ तुम्हें सपोर्ट करने नहीं आया, तुमसे compete करने आया हूँ, तैयार हो जाओ। कंपटीशन हुआ और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड जीत गया। लेकिन वो यहाँ नहीं रुके, क्योंकि उनका गोल क्लियर था। उनको अपने हाथ को सिर्फ उस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना था। उन्होंने अपना पूरा का पूरा फोकस उठा करके डाल दिया 1940 के ओलंपिक्स पर। लेकिन 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। लेकिन उन्होंने अभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपना पूरा फोकस उठा करके डाला 1944 के ओलंपिक्स पर, और वो भी कैंसिल हो गए। उन्होंने अपना पूरा फोकस उठा करके अब डाल दिया 1948 में होने वाले ओलंपिक्स पर। 1938 में कैरेली की एज थी 28 ईयर्स सॉरी, और 1948 में अब कैरेली की एज हो चुकी थी 38 ईयर्स। और स्पोर्ट्स के अंदर जो नए यंग प्लेयर्स आते हैं निकल करके, उनसे compete करना मुश्किल होता चला जाता है टाइम के साथ में। लेकिन मुश्किल और आसान पे तो उसका ध्यान था ही नहीं। उसका ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर था, उसके पर्पस के ऊपर, कि अगर 1% भी पॉसिबिलिटी है कि मैं अपने पर्पस को अचीव कर सकता हूँ तो मैं अपनी जान लगा दूंगा। 1948 में कैरेली गए ओलंपिक्स में, वहाँ पर compete किया, और कौन जीता? मैन विद द ओनली हैंड, वहाँ भी जीत गया। और ये भी ध्यान रखना कि वहाँ पर वर्ल्ड के बेस्ट पिस्टल शूटर्स आए हुए थे जो compete कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड के साथ में, और ये compete कर रहे थे अपने ओनली हैंड के साथ में जो ऑब्वियसली बेस्ट नहीं था, बट फिर भी। लेकिन वो अब भी नहीं रुके। 1952 ओलंपिक्स फिर से गए, और इस बार कौन जीता? अगेन। और इस स्पोर्ट्स की, इस पर्टिकुलर स्पोर्ट की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपटीशन में कैरेली से पहले लगातार 2 गोल्ड मेडल्स कोई नहीं जीत पाया था। तो अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि जब कैरेली को जिस मोमेंट में ये बात पता चली थी कि उनका वो हाथ जिससे उनको गोल्ड मेडल जीतना था, जिसको वो तैयार कर चुके थे, वो हाथ चला गया है, वो क्या चीज़ थी जिसने उनको हार मानने नहीं दिया? एनीवन? क्या हो सकता है? पर्पस। ओके, और डेडिकेशन, और विल पावर। बोलते जाओ, क्या लगता है? एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। जैसे कि एक एक्सपीरियंस मैं आपको अपनी लाइफ से बताता हूँ। अभी क्या हुआ था, जब आइकॉनिक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप का आइडिया आया था पहली बार,
तो मैं LNCT के एक बहुत ही सीनियर फैकल्टी से मिलने गया था, उनसे बात करने गया था इस आइडिया के बारे में, और उन्होंने कहा था ये क्या बकवास है। और वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि हमारा जो आइडिया है ये अभी मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये बिल्कुल नया आइडिया है। अभी थोड़े टाइम में अखबार में भी आने वाला है, आप लोग पढ़ना, वहाँ पर एक लाइन लिखी रहेगी, ओनली प्लेटफॉर्म ऑफ इट्स ओन काइंड, अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म है। तो ना उनको पता था ये चलेगा, ना हमको पता था, हमको भी नहीं पता था। लेकिन मेरे पास उस टाइम पर एक चीज़ थी, दैट इज़ फेथ। इसको आप कह सकते हो विश्वास, अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर। यही वो चीज़ होती है जो हमको उन सिचुएशंस में सरवाइव करा देती है जिनमें हमें हमारा पर्पस और नॉलेज सरवाइव नहीं करा सकते। पर्पस डायरेक्शन क्लियर होने के बावजूद भी, एक्सपर्टीज और मास्टरी होने के बावजूद भी, जब इतनी बुरी तरीके से टूटता है ना कोई इंसान, तो ये चीज़ें उसको वापस समेट नहीं पाती। जब तक आपको अपने काम पर और अपने आप पर पूरा भरोसा नहीं हो जाएगा ना, आप मेरी बात ही लिख करके रख लो अपने पास अभी, कॉपी निकाल करके, कि एक्सपर्टीज होने के बावजूद भी आप अपने गोल तक नहीं पहुंचोगे। और ऐसा इसलिए होगा, अगर ऑर्डिनरी गोल है तो पहुंच जाओगे, ऑर्डिनरी में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल है तो नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि उसके अंदर ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिनको नॉलेज से, एक्सपर्टीज से, प्रैक्टिस से बहुत बार नहीं जीता जा सकता। क्योंकि आप बताओ ना, मेरे पास क्या जवाब था उस टाइम पर जब उन्होंने बोला कि भाई ये तुम्हारा आइडिया बकवास है। अब मैं उनको कैसे साबित करूं कि आइडिया सही है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं रहा मार्केट में। अभी मेरे पास कोई डेटा नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं कैसे ये बात प्रूव कर सकता हूँ। और मुझे भी फिर डाउट आता है कि भाई हो सकता है सही बोल रहा हूँ, बड़े हैं, मुझसे 20 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको, हो सकता है मैं गलत हूँ। लेकिन उस टाइम पर सिर्फ एक चीज़ ने मुझे पीछे हटने से रोक लिया, और वो मुझे लगता है दैट वाज फेथ। मुझे पूरा भरोसा था कि मेरा ये जो काम है इसकी बहुत ज़रूरत है मार्केट में, इसलिए मैं रुका नहीं, करता रहा, और हम लोग को अब सक्सेस मिलना स्टार्ट हो चुकी है। जिस दिन आपको अपने काम पर और अपने आप पर पूरा विश्वास हो जाएगा, आप लोग समझ लेना कि अब आप अपनी सक्सेस की जर्नी में अपने तीसरे माइलस्टोन को, यानी कि तीसरे मील के पत्थर को पार कर चुके हो। और ये तीनों चीज़ें करने के बाद, इन तीनों माइलस्टोन्स को पार करने के बाद, अब आपको दुनिया की नज़रों में सक्सेसफुल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी एक इंसान अभी बच जाएगा। कोई बता सकता है वो कौन है जिसकी नज़रों में आप अभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे? एनीवन? हाँ बोलो। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ट्रू। देखो, ये जो नेम फेम मनी वाली सक्सेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन 2 हफ्तों में आदत पड़ जाती है। पता है, जब मेरी पहली किताब छपी थी और मेरी पहली किताब मार्केट में आई थी, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना एक्साइटेड था, बहुत खुश था, बहुत। लेकिन 2 हफ्ते के बाद मेरे को लगने लगा कि भाई एक किताब लिख दी, छप गई, आ गई, अब क्या। फिर उस किताब से खुश नहीं थे, उसको इम्प्रूव किया, उसको इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स को दिया, उनसे पूछा कि भाई बताओ क्या कमी लग रही है, उनके रिव्यूज़ लिए, फिर से काम किया 6 महीने तक, सेकंड एडिशन निकाला जो कि उस बुक से 10 गुना बेटर था। अब फिर मैं बहुत खुश, इस बार तो सेल होना भी स्टार्ट हो गई थी। बट फिर 2 महीने बाद क्या लगा, अब क्या, ये तो हो गया, अब क्या। फिर हमारा स्टार्टअप जो कि तैयारी चल रही थी बहुत टाइम से, वो लॉन्च हुआ मार्केट में, पहला ही क्लाइंट मान गया। एक ऐसा आइडिया इमेजिन करो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता मार्केट में, अभी है ही नहीं, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में, उसमें हमारा पहला ही क्लाइंट मान गया। अब तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन अगेन 2-3 हफ्तों के बाद अब क्या, ये तो हो गया, अब क्या। चलो अभी एक स्कूल मिल गया, अब 10 स्कूल्स चाहिए। अब ये लूप देख रहे हो, ये ऐसे ही चलता जाएगा। 10 स्कूल्स जिस दिन मिल गए, अब 50 चाहिए, 50 मिल गए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए। अब चलो ये फील्ड हो गई, अब दूसरी फील्ड में ट्राई करते हैं। यूट्यूब में बहुत सक्सेस है, वहाँ घुसते हैं, चलो वहाँ भी घुस जाएंगे। फिर आप कुछ और चाहिए। ये कभी ख़त्म नहीं होता है, ये हमेशा चलता रहेगा।
तो अब अपनी खुद की नज़रों में सक्सेसफुल कैसे बनोगे? देखो, मैं उसके लिए आपको अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ, मेरी रियल लाइफ की है। एक दिन मेरी मम्मी मेरी नानी जी के पास बैठी थी और मेरी नानी अचानक से उनसे एक बात कहती हैं, बहुत अजीब सी बात, कि यार रूपा तुम मेरे पास आती नहीं हो। रूपा मेरी मम्मी का नाम है। तो कहती हैं आती नहीं हो। मम्मी को समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्यों कह रही हैं। अब एक्चुअल में रीज़न ये था कि भाई हमारे घर में कुछ काम चल रहा था 1 साल से, जहाँ पर मम्मी बहुत बिजी थी, वो नहीं जा पाती थी। तो मम्मी ने समझाया कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे घर में बहुत काम चल रहा है इस वक्त, बस इसलिए नहीं आ पाते हैं और कोई वजह नहीं है। ठीक है, वापस आ गई मम्मी बोल करके। उसी रात को खबर मिलती है कि नानी को हार्ट अटैक आ गया। हॉस्पिटल ले गए, एडमिट रही नानी कुछ दिन, और थोड़े दिन बाद हम लोगों को पता चलता है कि वो अब नहीं रही। क्या वजह थी कि नानी ने अचानक से ऐसी बात कही मम्मी से? मुझे लगता है कि शायद उनको आइडिया लग गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कैसे लगा था, लेकिन शायद लग गया था। अब मैं चाहता हूँ आप सब लोगों से एक फेवर, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो और मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो, उसको फील करो, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको वो बात नहीं समझ आएगी। वो मोमेंट जिस दिन आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा, और वो ज़रूर आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो डेफिनेटली आएगा। उस मोमेंट में आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर क्या करेगा? क्या ये मैटर करेगा आप लोगों के लिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितना पैसा कमाया? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब वो पैसा कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, कुछ भी नहीं कर सकता। ना तो आपको टाइम खरीद करके दे सकता है, थोड़ा बहुत दे सकता है, लेकिन वो टाइम बहुत ख़राब होगा, अच्छा नहीं होगा। एल्बर्ट आइंस्टीन को पता चल गया, उनको बचाया जा सकता था। एल्बर्ट आइंस्टीन को अगर किसी ने उनकी बायोग्राफी वगैरह पढ़ी हो तो उनको पता होगा, उनको बचाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि एक आर्टिफिशियल ऑर्गन लगा करके बचाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा टाइम हो गया है, अब नहीं। तो जिस दिन वो मोमेंट आप लोगों की लाइफ में आएगा, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मैटर क्या करेगा? थोड़ा टाइम ले लो, 1 मिनट के लिए सोचो और फिर बताओ। सोच लिया? बताओ क्या थॉट्स है, शेयर करो थोड़ा सा। कोई शेयर करना चाहता है? एनीवन? कोई शेयर नहीं करना चाहता? कोई बात नहीं, मैं अपने थॉट शेयर करता हूँ। देखो, जब मैंने ये चीज़ की थी, जब मैंने इस बारे में सोचा था कि उस टाइम पर, उस मोमेंट में सबसे ज़्यादा चीज़ मेरे लिए कौन सी है जो वैल्यू रखेगी, तो मुझे जो जवाब मिला वो ये था कि मेरी वजह से कितने लोगों को वो खुशियाँ मिली जो शायद मेरे बिना नहीं मिल पाती। क्योंकि यही वो इफ़ेक्ट है जो मेरे बाद भी रहने वाला है। बाकी पैसा तो मुझे यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, ना तो मैं उसको ले जा सकता हूँ, ना वो मुझे और टाइम दिला सकता है। फेम से क्या होता है? क्या फ़र्क पड़ता है कि आपको कितने लोग जानते हैं, उससे क्या मिलेगा? लेकिन जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, अपनी नज़रों में सक्सेसफुल होना, वो हर किसी के लिए अलग हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके लिए वही होगा, मेरे लिए ये है। तो अब जैसे एक राजू श्रीवास्तव की अभी डेथ की खबर सुनी थी, उनकी डेथ की खबर आई थी। मुझे नहीं पता कि जब मैंने वो खबर सुनी मेरी आंखों में आंसू क्यों थे। ना तो मेरा उनसे कोई रिश्ता है, ना मैं उनको जानता हूँ, ना कभी मिला हूँ। बस हुआ क्या है, जब कभी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता था तो कभी कभी उनकी वीडियो देख लेता था और मेरे चेहरे पर उसकी वजह से हंसी आ जाती थी। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली कि हम उन लोगों को कभी नहीं भूल पाते जिनकी वजह से हमारे बुरे वक्त में हमारे चेहरे पर स्माइल आई हो। तो मैंने अब ये सोचा कि ये कैसे होगा, अब मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। तो सिर्फ एक जवाब आया, शेयर करके। यानी कि इन 3 माइलस्टोन्स को पार करने के बाद मैं जहाँ पर पहुँचा, जो भी मैंने कमाया, पैसा, नाम, कुछ भी, अब वो सब कुछ मुझे खुल करके शेयर करना है उन लोगों के साथ में जिनको इसकी ज़रूरत है एक्चुअल में।
और अगर मेरी वजह से इस दुनिया में एक इंसान की भी लाइफ बदल जाती है तो मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो और किसी चीज़ से नहीं मिलेगा। ये मेरा जवाब था। तो ये जवाब आपको खुद ही ढूंढना होगा कि आपको सेटिस्फैक्शन किस चीज़ में मिलता है, और जिस दिन आप ये जवाब ढूंढ लोगे तो ये होगा आपकी सक्सेस की जर्नी का चौथा और आखिरी माइलस्टोन। और जिस दिन आप इस माइलस्टोन को भी पार कर जाओगे तो आप समझ लेना कि अब जो होगा उसके सामने फिर सक्सेस बहुत छोटा वर्ड है। अब मिरेकल होगा। अब आप जिंदगी को जियोगे, काटोगे नहीं। और फिर आप खुल करके इस दुनिया से जा सकोगे। सक्सेस सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कैसे शान से जिंदगी जीनी है, सक्सेस इस बारे में भी है कि कैसे हम शान से मरें। तो जिस दिन ये हो जाएगा मैं समझ जाऊंगा कि मेरा जो मोटिव था वो भी पूरा हो गया। और आज मैंने आप लोगों से जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी, वो ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से सिर्फ पढ़ के या फिर कहीं से सुन के कहा है। वो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो पिछले 4 से 5 साल में मैंने अपनी जर्नी में फील किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं। और मैंने आपसे जो कुछ भी कहा आज उसके जेन्युइन होने का एक जीता जाता प्रूफ, एक जीता जाता सबूत आप लोगों के सामने खड़ा है। Thank you. So just to extend my vote of thanks for our speaker today, who is one of our very good student, and also he is very good mentor to all of you. Right? Rather, whatever he has said just now, that is the true mentorship. If someone is here to set your goals for yourself, that is the best thing. How to achieve it, he has said everything. So I just request all of you to follow him truly, and I'm so proud of him. Like being so young and being so simple, he has given all his experiences to you without any selfness. It was very nice. So thank you so much, and I'm so proud of you. We all are so proud of you. So for that, I would like to request HOD sir, our head of the department, Sushil sir, to present a small memento to him as token of remembrance.